जब भी दुनिया में कोई जंग होता है तो हम टीवी स्क्रीन पर सिर्फ ये देखते हैं कि मिसाइल्स लॉन्च हो रही है, बिल्डिंग्स गिर रही है और एक नंबर चल रहा होता है डेथ टोल का। लेकिन असली जियोपॉलिटिक्स कभी बैटलफील्ड पर नहीं होती। असली गेम होता है ऑयल रूट के कंट्रोल का, हथियार सप्लाई चेन का, अलायंसेस का और उन साइलेंट डिसीजन का जो पब्लिक को कभी दिखाई नहीं देती। यूक्रेन, गाजा, अफ्रीका, ये सिर्फ वार नहीं है, ये फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर की टेस्टिंग ग्राउंड है। और इसी कॉम्प्लेक्स ग्लोबल कियोस्क के बीच एक देश ऐसा है जो बिना किसी वार का हिस्सा बने हर कॉन्फ्लिक्ट के बीच अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और वो देश है भारत। आज हम देखेंगे कि भारत का अप्रोच दुनिया के बाकी पावर से क्यों फंडामेंटली अलग है और कैसे भारत ग्लोबल वार्स के बीच अपना लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस क्वाइटली कैसे बिल्ड कर रहा है। आज की दुनिया ऑफिशियली वर्ल्ड वार में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली वर्ल्ड एक परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट मोड में चली गई है। कोल्ड वॉर के बाद जो रूल बेस्ड ऑर्डर बना था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अमेरिका अब पहले जैसी अनडिफिटेड पावर नहीं रहा। चाइना राइज कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट डिफिसिट के साथ। रशिया अपनी सर्वाइवल और रिलेवेंस के लिए फाइट कर रहा है। इस वैक्यूम में वार सिर्फ मिलिट्री क्लैशेस नहीं बल्कि सिस्टमैटिक पावर स्ट्रगल बन चुका है। और इन सबके बीच भारत का रोल ऑब्जर्वर का नहीं, बैलेंसिंग पावर का है। रशिया यूक्रेन वार को सिर्फ यूक्रेन का इशू समझना जियोपॉलिटिक्स की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ये वार असल में पोस्ट कोविड वार यूरोप के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का कोलैप्स है। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद नाटो का एक्सपेंशन रशिया के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक कंसर्न रहा। ईस्टर्न यूरोप के कई देश नाटो में शामिल हुए, लेकिन यूक्रेन का केस अलग था। यूक्रेन ज्योग्राफिकली रशिया के लिए बफर स्टेट रहा है। यूक्रेन का नाटो के करीब जाना रशिया के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। 2022 में जब वार शुरू हुआ तब रशिया ने सोचा कि लिमिटेड मिलिट्री एक्शन से यूक्रेन को फोर्स किया जा सकता है, लेकिन जो हुआ वो रशिया के लिए अनएक्सपेक्टेड था। अमेरिका और यूरोप ने रशिया को एडवांस वेपन, इंटेलिजेंस और इकोनॉमिक सपोर्ट दिया। ये वार धीरे धीरे एट्रिशन वार बन गया, जहाँ जीत मिसाइल से ज़्यादा इंडस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटिकल विल डिसाइड करती है। अब भारत के लिए ये वार एक मोरल हेडलाइन का इशू नहीं था, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन था। भारत का डिफेंस इकोसिस्टम डिकेड्स से रशियन सिस्टम पर बेस्ड रहा है। ग्लोबल ऑयल प्राइस के टाइम रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल भारत का इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए क्रिटिकल रहा। भारत ने यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड, मेडिसिन और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया, लेकिन मिलिट्री एंगेजमेंट से दूर रहा। भारत का स्टैंड सिंपल था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार। इस नीति का रिजल्ट भारत आज भी रशिया से बात कर रहा है। भारत आज भी अमेरिका और यूरोप के साथ डिफेंस, टेक और ट्रेड में आगे बढ़ रहा है। इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रीजनल वार नहीं, ये दुनिया का सबसे इमोशनली और पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट है। इस वार के रूट्स 1948 तक जाते हैं, जब इजराइल का फॉर्मेशन हुआ। टाइम के साथ टेरिटरी, आइडेंटिटी, रिलीजन और सिक्योरिटी कंसर्न एक दूसरे में मिक्स हो गया। अक्टूबर के बाद जो एस्केलेशन हुई उसने पूरे मिडिल ईस्ट को किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। इजराइल कहता है कि ये उसके लिए सर्वाइवल का सवाल है। हमास के लोग इजराइल के सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। गाजा के लोगों के लिए ये एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है। लिमिटेड एग्जिस्ट, डेंस पॉपुलेशन और लगातार एयर स्ट्राइक। यहाँ भारत का अप्रोच बहुत केयरफुली डिज़ाइन रहा। भारत इजराइल के साथ डिफेंस, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप रखता है। साथ ही साथ भारत हिस्टोरिकली पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करता रहा है और टू स्टेट सॉल्यूशन का सपोर्टर है। भारत ने आतंकवाद को कंडेम किया, भारत ने सिविलियन कैजुअलिटी पर कंसर्न रेज किए और भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजे। ये बैलेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मिडिल ईस्ट भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का बैकबोन है। भारत का 60% से ज़्यादा ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है। मिलियंस भारतीय नागरिक गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। इसीलिए भारत का ऑब्जेक्टिव वार का हिस्सा नहीं बनना था, बल्कि स्टेबिलिटी का पिलर बनना था। इसी वजह से भारत मिडिल ईस्ट में एक क्रेडिबल और रिस्पॉन्सिबल पावर माना जाता है।
अफ्रीका के वार्स पर ज़्यादा टीवी डिबेट्स नहीं होती, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के लिए अफ्रीका फ्यूचर का बैटलफील्ड है। सूडान का सिविल वॉर, कॉन्गो के कॉन्फ्लिक्ट्स, साहिल रीजन की इनस्टेबिलिटी, ये सब रिसोर्सेस पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। अफ्रीका रेयर अर्थ मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स से रिच है। चाइना ने अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर और लोन के ज़रिए अपना इन्फ्लुएंस बनाया है और वेस्टर्न कंट्री ने मिलिट्री बेसेस और सैंक्शंस का रूट लिया, जबकि भारत का मॉडल अलग है। सूडान क्राइसिस के दौरान ऑपरेशन कावरी के ज़रिए भारत ने न सिर्फ अपने नागरिक को निकाला, बल्कि साथ ही साथ अलग कंट्री के लोगों को भी इवैक्यूएट किया। भारत यूएन पीस कीपिंग मिशंस का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर में से एक रहा है। मेडिकल डिप्लोमेसी, एजुकेशन, ट्रेनिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भारत का अफ्रीका फुटप्रिंट है। इसीलिए अफ्रीका के कई लीडर्स भारत को एक पार्टनर्स के रूप में देखते हैं, ना कि एक दुश्मन के रूप में। डिप्लोमेसी तभी काम करती है जब पीछे स्ट्रेंथ हो। भारत ने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पर सीरियस फोकस किया। इंडिजिनस मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम, नेवल एक्सपेंशन, डिफेंस एक्सपोर्ट। भारत का उद्देश्य क्लियर है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, ना अग्रेशन, ना अपीजमेंट, सिर्फ डिटरेंस। जब दुनिया वार्स के शोर में डूबी है, भारत शांत है लेकिन कमज़ोर नहीं। जियोपॉलिटिक्स में जो सबसे ज़्यादा चिल्लाता है वो सबसे पावरफुल नहीं होता। असली पावर पेशेंस, बैलेंस और लॉन्ग टर्म विजन से बनती है, और इसी साइलेंट नीति के साथ भारत फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अपनी जगह बना रहा है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या दुनिया इसी वक्त पर यह बात समझ पाएगी या आगे भी इसी वार की चंगल में फंसे रहेगी।